देखो अगर हम एक टॉपिक लिखना चाहें तो आज हम लोग क्या करें पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। और इसमें आते हैं सबसे नंबर 1 पर श्रृंखलन, जिसे कैटिनेशन बोलते हैं। सेकंड आता है चतु संयोजकता, और एक है बहुल बंध बनाने की प्रकृति। बहुल बंध बनाने की प्रकृति है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है जैव सिद्धांत। जैव सिद्धांत, फिर जो जिसके मेन साइंटिस्ट हैं बर्जेलियस। बर्जेलियस। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जैव सिद्धांत का अंत। जैव सिद्धांत का अंत मतलब मेन हीडिंग है जो आज हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे रसायन विज्ञान की अवधारणा, कार्बनिक रसायन जी। कार्बनिक रसायन की अवधारणा क्या है। फिर उसके बाद है कार्बनिक रसायन की आधुनिक अवधारणा। कि आधुनिक अवधारणा क्या है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक जिसमें सबसे पहले है एलिफेटिक, ऐसे हैं। उसके बाद क्या है, हाइड्रोकार्बन है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। इसके बाद समावयवता, हाँ सब खत्म हो जाएगा। देखो इसके बाद है हाइड्रोकार्बन। देखो हाइड्रोकार्बन, इसके बाद है इसी हाइड्रोकार्बन में दो आते हैं। एक आता है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन और एक होता है एरोमेटिक। एलिफेटिक में भी दो आते हैं। अभी सबके बारे में सिर्फ लिख रहे हैं, ठीक है ना, समझाएंगे अच्छे से सबके बारे में। एक होता है संतृप्त और एक होता है असंतृप्त। ठीक, इसके बाद आता है एक समावयवता। मेरे ख्याल से यहाँ तक पढ़ते पढ़ते टाइम हो जाएगा पूरा, 2 घंटे प्लस चलाएंगे। तो मेन हेडिंग, सबसे पहले हेडिंग पढ़ते हैं। पहली जो हेडिंग हमारे पास वो क्या है, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति मतलब यह है कि कार्बन के पास ऐसी कई विशेषताएं हैं, ऐसी कई प्रकृति हैं कार्बन की, जिसकी वजह से ही वो सबसे ज़्यादा बंध बनाता है। समझ पा रहे हो। तो अगर अब तक देखा जाए ना तो अब तक लगभग कितने कार्बन के यौगिक पाए गए हैं, अब तक प्राप्त कार्बनिक यौगिक, प्राप्त कार्बनिक यौगिक ये लगभग 3 मिलियन है। 1 मिलियन में 10 लाख होता है ना, यानी कि 3 लाख लगभग 30 लाख लगभग के करीब में कार्बनिक यौगिक अब तक प्राप्त किए गए हैं। समझ पा रहे हो। और ये इतने ज़्यादा कार्बनिक यौगिक क्यों प्राप्त हुए, मतलब एक तरह से ये समझो कि हमने बोला था ना कि हमारे चारों तरफ ज़्यादातर चीज़ें किसकी बनी हुई है, कार्बन की बनी। यानी कि जहाँ तक बात कर ले तो यहाँ जो जैव सिद्धांत की बात करेंगे ना, यहाँ समझ में आएगा कि जो जितने भी जीव होते हैं सब के सब किससे बने होते हैं,
सब कार्बन से ही बने होते हैं। जितने भी जीव होते हैं वो ज़्यादातर कार्बन से बने होते हैं, या फिर वो जो खाते हैं, जो खाते हैं वो भी किससे बने होते हैं, कार्बन के बने होते हैं ज़्यादातर। ऐसा नहीं कि सभी चीज़ें कार्बन से बनी होती हैं, नहीं, इसमें ज़्यादातर चीज़ें कार्बन से बनी होती हैं। तो कार्बन की जो सर्वतोमुखी प्रकृति है, उसमें सबसे पहली प्रकृति क्या आती है, सबसे पहली प्रकृति आती है श्रृंखलन की। सबसे पहली प्रकृति आती है श्रृंखलन की। श्रृंखलन भी एक इसका महत्वपूर्ण, मतलब श्रृंखलन भी एक महत्वपूर्ण योगदान देता है कार्बन की बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा यौगिक बनाने की, जिसमें बोलते हैं कैटिनेशन। समझाते हैं श्रृंखलन क्या। श्रृंखलन मतलब यह है कि कार्बन तत्व में एक ऐसी विशेषता होती है जिसकी वजह से कार्बन क्या करता है, कार्बन अपने ही तत्व से श्रृंखला में क्या करता है, ज्वाइंट होते चला जाता है। जैसे नॉर्मली और हम तत्व की बात करें तो और तत्व अपने ही तत्व से जुड़ते नहीं हैं, लेकिन कार्बन क्या करता है, अपने ही तत्व से श्रृंखला बनाते, श्रृंखला मतलब समझ रहे हो ना, श्रृंखला मतलब चैन बनाते हुए चला जाता है अपने ही, और ये एक बहुत बड़ी चैन बनाता है। यानी कि कार्बन के अंदर एक विशेषता होती है, कार्बन के अंदर खुद एक विशेषता होती है जिसकी वजह से ही विशेषता होती है, जिसकी वजह से कार्बन क्या करता है, कार्बन स्वयं अपने ही कार्बन से क्या करता है, कार्बन से एक श्रृंखला के रूप में बनाते चला जाता है। श्रृंखला समझ रहे हो ना, श्रृंखला मतलब चैन बनाते हुए चला जाता है। कार्बन के अंदर खुद एक विशेषता होती है जिसकी वजह से कार्बन से ही श्रृंखला बनाते हुए एक बहुत बड़ी श्रृंखला बनाते एक बहुत बड़ी श्रृंखला बना लेता है। श्रृंखला बनाते हुए एक बहुत बड़ी श्रृंखला बना लेता है, बहुत बड़ी श्रृंखला बना लेता है, बहुत बड़ी चैन बना लेता है। हालांकि चैन की अगर हम रिस्पेक्ट में बात करें तो हमारे पास फास्फोरस आते हैं, सिलिकॉन आते हैं, जो कि अकार्बनिक, मतलब ये अकार्बनिक है, बाकी ये तो सब कार्बन के बने ना। तो फास्फोरस है, सिलिकॉन है, ये भी श्रृंखला बनाते हैं, लेकिन कार्बन की अपेक्षा बहुत कम बनाते हैं। कार्बन तो लगभग कई 100, 200, 300 तक श्रृंखला बना लेता है, जबकि अगर हम बात करें फास्फोरस, सिलिकॉन की, ये सब 7 तक जाते टूट जाते हैं, क्योंकि इनके बीच जो एक तरह से वो सहसंयोजी बंध काम करता है। सहसंयोजी बंध उनकी क्षमता ज़्यादा नहीं होती, लेकिन कार्बन और कार्बन के बीच जो सहसंयोजी बंध बनता है उसकी क्षमता, उसकी मजबूती कहीं ना कहीं ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये श्रृंखला बनाने में समर्थ होता है। तो मेन चीज़ है श्रृंखला बनाता है ये कार्बन की। समझो अगर कार्बन श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति नहीं रखता तो ज़्यादा मात्रा में इतने ज़्यादा कंपाउंड, इतने ज़्यादा यौगिक रूप में कार्बनिक यौगिक नहीं आ पाते। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पर श्रृंखला में ये कहोगे कि कार्बन परमाणु से श्रृंखला के रूप में सहसंयोजी बंध बनाते हुए जुड़ता चला जाता है। और जब सहसंयोजी बंध बनाता है तो सहसंयोजी बंध जब बनाएगा तो उसमें सहसंयोजी यौगिक बनाएगा ना, तो जब सहसंयोजी यौगिक बनाएगा तो सहसंयोजी बंध बनेंगे, और वह सहसंयोजी बंध की उस कार्बन और कार्बन के बीच बने सहसंयोजी बंध की जो क्षमता होती है, जो मजबूती होती है, वो कहीं न कहीं सभी अलग अलग और किसी यौगिकों की तुलना में क्या होती है, और किसी तत्वों की तुलना में ज़्यादा होती है। उसके बाद है चतुसंयोजकता। ये भी एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है, चतुसंयोजकता, कार्बन की चतुर्संयोजकता। कार्बन की चतुर्संयोजकता, हम जानते हैं कि कार्बन कितने बंध बनाता है, कार्बन 4 बंध बनाता ना, जिसकी वजह से ही इसमें और मजबूती आ जाती है कि और एक बड़ी चैन, बड़ी श्रृंखला बना सकता है। देखेंगे कार्बन 4 सहसंयोजी बंध बना सकता है, सहसंयोजी बंध बनाता है, संयोजी बंध बनाता है। कार्बन 4 सहसंयोजी बंध बनाता है, जिसकी वजह से भी यह एक लंबी श्रृंखला बनाने में, जिसकी वजह से भी ये लंबी श्रृंखला बनाने में समर्थ है। कार्बन कितनी बंध बनाता है? कार्बन 4 सहसंयोजी बंध बना सकता है ना, तो कार्बन 4 सहसंयोजी बंध बनाता है, जिसकी वजह से यह लंबी श्रृंखला बनाने में समर्थ है।
तो कार्बन जैसे और जितने भी अगर हम बात करें अधातु हैं वो सब लगभग 1, 2, 3 तक सहसंयोजी बंध बनाते हैं, लेकिन जो कार्बन तो ये 4 सहसंयोजी बंध बनाता है। और इसकी विशेषता, खास ये विशेषता ये भी है कि जो 4 सहसंयोजी बंध बनाता है वो सबकी मजबूती लगभग बराबर होती है, जिसकी वजह से क्या कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये एक लंबी चैन, लंबी श्रृंखला बना लेता है। मतलब यहाँ देखो ये कह रहा है कि कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, मतलब कार्बन की किस प्रकृति के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि कार्बन सबसे ज्यादा मात्रा में, कार्बन की यौगिक सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो वो कितने हैं, वो एक है श्रृंखला है, श्रृंखलन है। श्रृंखला मतलब एक बहुत बड़ी चैन बना सकता है, क्योंकि उसके जो सहसंयोजी बंध बनते हैं उनकी मजबूती ज्यादा होती है। चतुसंयोजकता मतलब कार्बन कार्बन के बीच 4 सहसंयोजी, हर कार्बन 4 सहसंयोजी बंध बनाता है ना, जिसकी वजह से भी वो एक बहुत बड़ी श्रृंखला बनाता है, तो इसकी वजह से भी बहुत ज्यादा यौगिक बन जाते हैं। और एक है बहुल बंध बनाने की प्रक्रिया, यह बहुल बंध बनाने की प्रक्रिया, बहुल बंध बनाने की प्रक्रिया। यहाँ पर कहने का ये मतलब है कि जैसे एक कार्बन है तो एक कार्बन एक बंध तो बना ही लेगा, मतलब मान लो एक कार्बन दूसरे कार्बन से एक बंध बना लिया, बाकी और कार्बन से भी क्या करता है, ये बार बार ऐसे बंध बनाते जाता है, बंध बनाते जाता है। और सिर्फ इसका यही रीज़न है कि इसके बीच जो ये सहसंयोजी बंध है ये काफ़ी मजबूत होता है, मजबूत होता है, मजबूत सहसंयोजी बंध। हालांकि सहसंयोजी बंध आयनिक बंध की तुलना में कमज़ोर होते हैं ना, लेकिन जब जो सहसंयोजी बंध होते हैं उन सभी सहसंयोजी बंधों में कार्बन और कार्बन के बीच बना जो सहसंयोजी बंध होता है वो और सबकी तुलना में मजबूत होता है, लेकिन आयनिक यौगिकों की तुलना में कमजोर होता है। लेकिन जितने भी सहसंयोजी बंध और भी तत्व बनाते हैं उन सब में सबसे मजबूत ये होता है। सोचो अगर मजबूत नहीं होता तो यहाँ जाते जाते ये कहीं ना कहीं से टूट जाता ना, लेकिन इनमें हर कार्बन और कार्बन के बीच बना जो सहसंयोजी बंध होता है वो काफ़ी मजबूत होता है, जिसकी वजह से ये श्रृंखला बनाते हुए चले जाता है। भाई अगर हम कार्बन जोड़ते रहेंगे तो एक नया यौगिक बनते जाएगा ना। हमने 2 कार्बन जोड़ा तो एक यौगिक बना, हमने 3 कार्बन जोड़ दिया तो एक नया यौगिक बन जाएगा, हमने 4 कार्बन जोड़ा तो एक नया यौगिक बन जाएगा। इस तरह से यौगिक बनते रहते हैं। तो वही कह रहा है बहुल बंध बनाने की प्रक्रिया, तो कार्बन एक बंध, 2 बंध या फिर इससे ज़्यादा बंध बनाते चला जाता आगे। और एक और चीज़ है जो कार्बन बहुल बंध बनाने का मतलब ये भी है कि कार्बन सिंगल एक बंध भी बनाता है, कार्बन द्विबंध भी तो बना लेता है आपस में ना, और कार्बन आपस में कितने बंध और बना लेता है, कार्बन आपस में भी त्रिबंध बना लेता है। तो एक तरह से वो एक समय मतलब किसी समय पर वो एक बंध भी बना लेता है, किसी समय पर 2 बंध बना लेता है और किसी समय पर 3 बंध बना लेता है। तो कहने का ये मतलब है कि कार्बन किसी भी तरह से, बस उसे कार्बन अगल बगल दिख जाए वो एकल बंध, द्विबंध या त्रिबंध किसी भी बंध से जुड़ जाएगा उसके साथ। उसके पास कोई ऐसा स्पेशल कंडीशन नहीं कि नहीं उसके पास एकल बंध होगा तभी हम जुड़ेंगे नहीं तो नहीं जुड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कार्बन के पास चाहे जैसा, अगर एक कार्बन यौगिक है तो उसके बाद कोई दूसरा भी कार्बन यौगिक है तो उस एक पहला वाला कार्बन यौगिक दूसरे वाले कार्बन यौगिक से किसी न किसी बंध से जुड़ जाएगा, चाहे वो एकल बंध हो, चाहे द्विबंध हो या फिर त्रिबंध हो, किसी न किसी बंध से वो जुड़ जाएगा। ओके, तो मिटा दे रहा है इसको। देखो उसके बाद है हमारे पास जैव शक्ति सिद्धांत। जैव शक्ति सिद्धांत, जैव शक्ति सिद्धांत। देखो जैव शक्ति सिद्धांत क्या है बताते हैं। ये जानते लगभग 17वीं शताब्दी तक ना, 17वीं या फिर ऐसे कह लो नहीं 17वीं नहीं 18वीं या फिर 19वीं सदी में, 19वीं सदी में ऐसा माना जाता था। 19वीं सदी में ऐसा माना जाता था कि जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं, जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं वो किस में पाए जाते हैं, लेकिन माना नहीं जाता था। एक साइंटिस्ट था ना, वो उनका नाम, वो फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे,
वो फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, फ्रांसीसी वैज्ञानिक जिनका नाम था बर्जेलियस। बर्जेलियस इन्होंने मतलब काफी रिसर्च के बाद ये कहा था, बर्जेलियस ने ये कहा था कि जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं, क्या कहा था कि जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं वह सिर्फ और सिर्फ किससे पाए जा सकते हैं, वह सिर्फ जीवों से पाए जा सकते हैं। सिर्फ किससे पाए जाते हैं? जीवों से पाए जा सकते हैं, और किसी भी चीजों से नहीं पाए जा सकते, सिर्फ जीवों से प्राप्त हो सकते हैं, जीव से प्राप्त हो सकते हैं। इनका ये कहना था बर्जेलियस का। बर्जेलियस का ये कहना था कि जो जीवों में एक स्पेशल प्रकार की शक्ति होती है, एक क्षमता होती है, जिसकी वजह से वो अपने अंदर कार्बनिक यौगिक बना लेते हैं। बाकी नॉर्मली ऐसे प्रकृति में कार्बनिक यौगिक नहीं मिलेंगे आपको। तो कार्बनिक यौगिक अगर मिलेंगे तो वो जीवों के अंदर ही मिलेंगे, जीवों से मिलेंगे। तो बर्जेलियस का ये कहना था कि कार्बनिक यौगिक हम किससे प्राप्त कर सकते हैं? सिर्फ जीवों से प्राप्त कर सकते हैं, और किसी भी और ऑर्गेनिज्म से हम नहीं प्राप्त कर सकते। तो उस सिद्धांत को बोलते थे कि जैव शक्ति सिद्धांत। मतलब जीवों के अंदर एक शक्ति होती है, एक स्पेशल प्रकार की, एक स्पेशल टाइप की शक्ति होती है, जिसकी वजह से वो कार्बनिक यौगिक बना लेते हैं। बाकी और क्या हम किसी लैब में कार्बनिक यौगिक बना ले? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये किसका कहना था? ये बर्जेलियस का कहना था। लेकिन बर्जेलियस की कुछ समय बाद एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम था फ्रेडरिक वोलर। क्या नाम था उनका? फ्रेडरिक वोलर नाम था उनका। इन्होंने सर्वप्रथम लैब में एक यौगिक, कार्बनिक यौगिक बना लिया। सबसे पहले लैब में, सर्वप्रथम लैब में जो फ्रेडरिक वोलर थे, इन्होंने अपनी लैब में काम कर रहे थे और सबसे पहले एक कार्बनिक यौगिक बनाया था। सर्वप्रथम एक कार्बनिक यौगिक इन्होंने बनाया था, और वो कार्बनिक यौगिक क्या था? वो कार्बनिक यौगिक यूरिया था। क्या था? यूरिया। और ये किसने बनाया था? ये सर्वप्रथम बनाया था और फ्रेडरिक वोलर ने बनाया था। तो वह वोलर ने बनाया था। सर्वप्रथम लैब में कार्बनिक यौगिक बनाया था, और वो भी कौन सा कार्बनिक यौगिक? यूरिया। अब जैसे ही कार्बनिक यौगिक बनाएगा तो ये सिद्धांत पूरा गलत हो जाएगा ना, जो जैव शक्ति सिद्धांत है। भाई जैव शक्ति सिद्धांत में बर्जेलियस ये कह रहे थे कि जीवों के अंदर एक स्पेशल प्रकार की शक्ति होती है, जिसकी वजह से वह सिर्फ वही जीव ही क्या करते हैं? कार्बनिक यौगिक बना सकते हैं। बाकी हम किसी और प्रकार से, किसी और तरीके से हम किसी लैब में कार्बनिक यौगिक नहीं बना सकते। तो एक साइंटिस्ट आते हैं फ्रेडरिक वोलर, जो शायद 1828 की बात है, ये 1828 ईस्वी की बात है। इन्होंने क्या किया? लैब में कार्बनिक यौगिक बना दिया। वो भी कौन सा कार्बनिक यौगिक? यूरिया बना दिया। अगर हम तुमको रिएक्शन बताना चाहें तो हम कह सकते हैं कि ये देखो, NH4 का होल ट्वाइस SO4 प्लस KCNO पोटेशियम साइनाइड बना था। अब इसको क्या किया? इन्होंने गर्म कर दिया था। मतलब ये क्या है? अमोनियम सल्फेट। इसका नाम क्या है? अमोनियम सल्फेट। और यह है पोटेशियम साइनेट। पोटेशियम साइनेट को इन्होंने क्या किया? गर्म कर दिया। और गर्म करने के बाद सिंपली इनको मिल गया NH2CO NH2 प्लस H2SO4। अब ये जो NH2CO NH2 बना, इसी का नाम क्या होता है? इसी का नाम यूरिया होता है। इसी का नाम क्या होता है? यूरिया होता है। ये इस तरह से इन्होंने क्या किया था? सबसे पहले फ्रेडरिक वोलर ने लैब में यूरिया बना दिया था। तो कि यूरिया क्या होता है? यूरिया एक कार्बनिक यौगिक होता है। इसमें CO, तो कार्बन तो उपस्थित है कि नहीं है? कार्बन उपस्थित है, CO इन्होंने बनाया था, कार्बन बनाया था। और तब से उसी को हम मतलब फ्रेडरिक वोलर जब आए थे तभी क्या कर दिया इन्होंने जैव शक्ति सिद्धांत का क्या कर दिया? अंत कर दिया कि नहीं, कि जो बर्जेलियस बता रहे थे वो बिल्कुल गलत है। ऐसा कोई चीज नहीं है, हम लैब में बना सकते हैं कार्बनिक यौगिक। इन्होंने देखो क्या बना दिया? यूरिया बना दिया। और इसी के क्रम में आगे आते हैं एक बर्थोले, वो आते हैं
बर्थोले बर्थेलो कोल्बे नाम है, पहले कोल्बे देख लेते हैं। एक कोल्बे भी एक साइंटिस्ट थे जो बात करते हैं 1845 में। इन्होंने लैब में क्या बना दिया, इन्होंने लैब में एसिटिक अम्ल बना दिया। इन्होंने लैब में क्या बना दिया, एसिटिक अम्ल। जबकि एसिटिक अम्ल कहाँ बनता है, शरीर में बनता है ना। एसिटिक अम्ल मतलब अम्ल जो है ये बॉडी में बनता है, ये जीव में पाया जाता है, लेकिन लैब में इन्होंने एसिटिक अम्ल बना दिया। और उसी में एक थे बर्थेलो नाम था उनका, बर्थेलो, इन्होंने मेथनोइक अम्ल बना दिया। इन्होंने लैब में क्या बना दिया, लैब में मेथेनोइक एसिड बना दिया, मेथेनोइक एसिड बना दिया, मेथेनोइक अम्ल। और इस तरह से जब अम्ल बनना शुरू हो गया ना, जब कार्बनिक यौगिक बनना शुरू हो गया तो एकदम अच्छे तरीके से जैव सिद्धांत का क्या हो गया, अंत हो गया। वहां जैव सिद्धांत बिल्कुल गलत माना गया कि जैव सिद्धांत जो बता रहे थे बर्जीलियस वो बिल्कुल गलत है। हमने कार्बनिक यौगिक लैब में भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। और जैसे ही मतलब ये बनाना शुरू हुआ, उसी के बाद कुछ समय के बाद इतनी क्रांति आई कि हर जगह सब लोग क्या कर रहे थे, सब लोग बना, मतलब सब लोग ऐसा नहीं कि चाहे जो एरो बना ले, मतलब जितने साइंटिस्ट थे ना वो धीरे धीरे सभी लोग एक्सपेरिमेंट करते गए और हजारों लाखों करोड़ों यौगिक बनते गए। किसके, कार्बन के। तो अब कार्बन के इतने ज्यादा यौगिक बनने लगे कि कार्बनों की हम कार्बन इतने ज्यादा यौगिक बनाने लग गए, तो उसका एक नाम रखना तो जरूरी था ही। उसको एक संयोजित, पहले उसमें फिर ये देखा गया कि जब कार्बन के, पहले तो कार्बन के यौगिक मिल ही नहीं रहे थे, जब मिलना जारे मिलने लग गए तो अब ये देखा गया कि हम कार्बनिक यौगिक को एक अलग विज्ञान में पढ़ने लग जाएं। मतलब सब लोगों ने डिसाइड किया कि कार्बन कितने ज्यादा यौगिक हैं और इसकी विशेषता इतनी ज्यादा है, इसकी संरचना अलग अलग है, तो हम क्या करते हैं, कार्बन को एक अलग प्रकार के विज्ञान में पढ़ना चाहते हैं हम लोग। तो उन्हीं को क्या बोला गया, रसायन विज्ञान। अब रसायन नहीं जी, कार्बनिक यौगिक बोला गया, कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन में सिर्फ कार्बनिक यौगिकों का हम अध्ययन करते हैं, कार्बनिक रसायन। अब इसी कार्बनिक रसायन के अंदर जितने भी कार्बनिक यौगिक थे उन सभी कार्बनिक यौगिक को हम इस कार्बनिक रसायन के अंतर्गत पढ़ते हैं। और इसी कार्बनिक रसायन के अंतर्गत जितने भी यौगिक आते हैं उन सभी यौगिक को हम क्या बोलते हैं, कार्बनिक यौगिक बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, कार्बनिक यौगिक बोलते हैं। ओके, तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था ना। इसके बाद हम एक कार्बनिक रसायन के उदाहरण पढ़ते हैं कि कार्बनिक रसायन किसको बोलते हैं, किसको नहीं बोलते हैं, कार्बनिक रसायन में क्या क्या होते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं। मिटा दें चीजें तो समझ गया ना कि जैव सिद्धांत क्या, उसका अंत कैसे हुआ था। उसका अंत सर्वप्रथम किसने किया था, फ्रेडरिक मुलर ने किया था। उन्होंने लैब में क्या बनाया था, यूरिया बना दिया। जबकि यूरिया ह्यूमन के बॉडी में पाया जाता है, ह्यूमन या फिर एनिमल्स के बॉडी में पाया जाता है। जब वो यूरिन ट्रांसफर करते हैं तो यूरिन में ही यूरिया पाया जाता है। आप कितने बजे आ रहे हैं राजकुमार जी, कितने बजे बुलाया गया था, आप नहीं आए थे कल, तो ध्यान कहाँ था आपका, आगे बैठे थे ना तुम। कार्बनिक रसायन की अवधारणा। अब जब कार्बन की यौगिक ज्यादा मिलने लग गए ना, तो अब उसमें कहा गया कि एक को बोला गया कार्बनिक यौगिक, और मतलब यौगिकों को दो भाग में इन्होंने बांटना शुरू कर दिया, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक यौगिक, अच्छा, अकार्बनिक यौगिक। देखो जानते हो कार्बनिक यौगिकों की संख्या लगभग कितनी हमने बताया, 30 लाख तक की बताया ना। और अगर सभी अकार्बनिक यौगिकों को मिला दो तभी वो कार्बनिक यौगिक के बराबर नहीं हो पाते। देखो कार्बनिक यौगिक सामान्यतः किसके बने होते हैं, सामान्यतः कार्बन तत्व के बने होते हैं, कार्बन तत्व के बने होते हैं। और ये किसके, और इसमें हाइड्रोजन भी मिले रहते हैं, इनमें क्या होते हैं, हाइड्रोजन भी मिले रहते हैं। और अगर हम बात करें तो इसमें वो नाइट्रोजन भी मिला होता है। अगर नाइट्रोजन भी मिला है, बता रहे हैं नाइट्रोजन, जिसको हम यन से ऑक्सीजन
ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, सल्फर, सल्फर यानी कि यस, और एक होता है पोटेशियम, पोटेशियम यानी कि पी। क्या हुआ? अच्छा, फास्फोरस होता है, पी से फास्फोरस होता है, फास्फोरस, फास्फोरस हमने पोटेशियम लिख दिया था, पी से फास्फोरस है, पी से फास्फोरस होता है ना, पोटेशियम तो के से होता है। अकार्बनिक यौगिक में देखो कुछ ऐसे अपवाद की अगर हम बात करें तो अकार्बनिक जानते हो ना कि जिसमें कार्बन नहीं होते हैं, कार्बन तत्व नहीं पाए रहते हैं, कार्बन तत्व नहीं पाए जाते, नहीं पाए जाते। अब बहुत ऐसे ना कि जिसमें कार्बन तत्व नहीं पाए रहते, जैसे कि मान लो कि HCl है, H2SO4, इसमें कहाँ कार्बन आ रहा है? नहीं आ रहा ना। HNO3 है, KCl है, ऐसे जितने भी हैं। लेकिन कुछ अपवाद भी हैं, जैसे कि कार्बन के ऑक्साइड, कार्बन के ऑक्साइड, अगर कार्बन के ऑक्साइड है ना तो उनको भी हम कार्बनिक यौगिक में नहीं इंक्लूड करते हैं। जैसे कि CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन के ऑक्साइड है कि नहीं है? तो कार्बन के ऑक्साइड होने के बावजूद भी हम इनको कार्बनिक यौगिक में इंक्लूड नहीं करते हैं। बाकी अगर हम बात करें, कार्बन के ऑक्साइड हो गया और बाइकार्बोनेट होता है। ये क्या होता है? कार्बन के ऑक्साइड और एक होता है कार्बोनेट, कार्बोनेट जैसे कि CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट है कि नहीं? इसमें भी तो देखो कार्बन है कि नहीं? इसके बावजूद भी इसको हम कार्बन में कार्बनिक यौगिक में इंक्लूड नहीं करते, कार्बनिक यौगिक में नहीं काउंट करते, इसको नहीं गिनते हैं। बाकी एक है बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट क्या है बोलो कोई? नहीं, NaH मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको ऐसे तो पढ़ते ना, NaCO3 अगर लिखा रहा है तो क्या बोलेंगे? सोडियम बाइकार्बोनेट बोलेंगे ना। तो इसमें भी देखो कार्बन होने के बावजूद भी हम इसको क्या करते हैं? कार्बनिक यौगिक में काउंट नहीं करते हैं। तो ये इसके अपवाद याद रख सकते होती कि क्या क्या है? कार्बन के ऑक्साइड, कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट। अगर ऐसे कोई भी यौगिक मिलते हैं तो उनको हम कार्बनिक यौगिक में इंक्लूड नहीं करते हैं। और ऐसे यौगिक जो कार्बन तत्व से मिलकर बने हैं और इसी कार्बन में हाइड्रोजन भी जुड़ा हो, मान लो कहीं नाइट्रोजन जुड़ गया हो, कहीं ऑक्सीजन जुड़ गया हो, लेकिन देखो ऑक्सीजन जुड़ने का तरीका होना चाहिए, ठीक है ना? ऐसा नहीं CO और CO2 वाले नहीं होना चाहिए, ठीक है? बाकी कहीं सल्फर अगर जुड़ गया हो, फास्फोरस जुड़ गया हो, या फिर एक हैलोजन ग्रुप होता है, हैलोजन समूह, हैलोजन समूह याद है ना? वो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये अगर जुड़ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम कार्बनिक यौगिक में काउंट करते हैं। किस में काउंट करते हैं उसको? कार्बनिक यौगिक में। बाकी इनको हम क्या करते हैं? अकार्बनिक यौगिक में काउंट करते हैं, जिसमें मान लो कि जैसे कार्बन के ऑक्साइड याद रखना, कार्बोनेट याद रखना और बाइकार्बोनेट याद रखना, याद रहेगा? बोलो तो मिटा दिया जाए इसको। अब देखो जो कार्बन की और रसायन, कार्बन रसायन की अवधारणा है ना, उसमें मतलब इन दोनों में क्या किया गया? सिर्फ कार्बनिक यौगिक को दर्शाया गया है कि हम किसको कार्बनिक यौगिक कहेंगे, किसको हम कार्बनिक यौगिक नहीं कहेंगे। तो कार्बनिक रसायन की जो प्रारंभिक अवधारणा थी, इसमें ये कहा गया था कि कार्बनिक यौगिक वे यौगिक होते हैं जिसमें सिर्फ क्या होते हैं? कार्बन होते हैं और सामान्यतः हाइड्रोजन होते हैं। लेकिन जो कार्बन रसायन की आधुनिक अवधारणा, इसमें ये भी कहा गया है कि कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हो, ऑक्सीजन जुड़ा हो, नाइट्रोजन जुड़ा हो और सल्फर जुड़ा हो, फास्फोरस जुड़ा हो या फिर हैलोजन ग्रुप जुड़ा हो, हैलोजन समूह जुड़ा हो, उसको भी हम कार्बनिक रसायन की कैटेगरी में रखते हैं। अब उसी कार्बनिक रसायन में एक आता है हाइड्रोकार्बन। एक क्या आता है? हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। अब ये हाइड्रोकार्बन देखो, हाइड्रोकार्बन नाम से कन्फर्म है, इसमें क्या क्या होंगे? हाइड्रोजन और कार्बन होंगे ना।
तो हम कहेंगे कि वे कार्बनिक यौगिक, वे कार्बनिक यौगिक, वे कार्बनिक यौगिक जो केवल किससे बने हों, जो केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन से बने होंगे। समझ पाओगे ना, हाइड्रोजन से बने होते हैं। वे कार्बनिक यौगिक जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर एग्जाम्पल देखें, उदाहरण देखें तो हो सकता है हमारे पास CH4 हो गया, C2H6 हो गया, C3H8 हो गया, C4H10 हो गया, ऐसे बहुत लिख सकते हैं ना। C2H5 लिख सकते हैं, C2H5 नहीं, C2H4 लिख सकते हैं, C7H16, C8H18, ऐसे इत्यादि से कर सकते हैं ना। ऐसे कितने हैं, लगभग लाखों में जाएंगे ना, ये लाखों यौगिक हैं। अब ये कार्बनिक यौगिक जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, ये हाइड्रोकार्बन भी दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं एलिफैटिक, एक होते हैं एरोमेटिक। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के, दो प्रकार के हाइड्रोकार्बन, दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं एलिफैटिक, दूसरे होते हैं एरोमेटिक। एक होते हैं एलिफैटिक और एक होते हैं एरोमेटिक। एलिफैटिक मतलब वे हाइड्रोकार्बन, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कि वे हाइड्रोकार्बन जो कार्बन की खुली श्रृंखला में पाए जाते हैं, कार्बन के खुले चैन में सीधे सीधे चैन हो, उनमें कोई वृत्त ना बने, कोई क्लोज फिगर ना बने, कोई बंद आकृति ना बने। लेकिन जो एरोमेटिक होते हैं ये क्या होते हैं, ये कार्बन की बंद श्रृंखला होते हैं। बंद श्रृंखला मतलब जैसे कि ऐसे ऐसे कार्बन बना दे रहा, फिर यहाँ पर कार्बन आ गया, यहाँ पर कार्बन आ गया, फिर इसको ऐसे बंद कर दो। तो एक बताओ, बंद ये आकृति बंद होगी कि नहीं हो गई, इसको हम क्या बोलेंगे, एरोमेटिक बोलेंगे। समझ पा रहे हो। तो एलिफैटिक मतलब कि कार्बन की खुली श्रृंखला, कार्बन की खुली श्रृंखला। एरोमेटिक एलिफैटिक कहलाती है और कार्बन की बंद श्रृंखला क्या कहलाती है, एरोमेटिक। कार्बन की बंद श्रृंखला, कार्बन की बंद श्रृंखला एरोमेटिक और कार्बन की खुली श्रृंखला एलिफैटिक कहलाती है। एलिफैटिक एग्जांपल है जैसे कि तुम कुछ भी ऐसे लिख लो, बस एक चित्र ऐसे बना देते हैं, ये सब जगह हाइड्रोजन जोड़ देते हैं ये। और बंद श्रृंखला में एक एग्जांपल ऐसे लिख लो, एक कार्बन है, ऐसे है, ऐसे है ये, फिर यहां से जुड़ गया। देखो ये बंद श्रृंखला हो गया कि नहीं हो गया, सब जगह हाइड्रोजन जोड़ दो। बोलो, ये कार्बन की बंद श्रृंखला होगी कि नहीं हो गई, होगी ना। ये कार्बन की बंद श्रृंखला मतलब इसमें एक ऐसी बंद आकृति बन जाए, उसी को समझ लो कि एरोमेटिक बोलेंगे। बाकी सिंपल वाले को हम क्या बोलेंगे, एलिफैटिक बोलेंगे। समझ पा रहे हो ना। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। अब जो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं संतृप्त और एक होते हैं असंतृप्त। जो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। एक को हम बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और एक को हम बोलते हैं असंतृप्त, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। देखो, संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें केवल एकल बंध होता है, जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच कितना बंध होता है, एकल बंध होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन।
और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उस हाइड्रोकार्बन को बोलते हैं जिसमें कार्बन कार्बन से द्विबंध के साथ जुड़ा होता है या फिर त्रिबंध के साथ जुड़ा होता है। अगर द्विबंध के साथ जुड़ा है तो भी हम उसको बोलेंगे कि असंतृप्त है, या फिर अगर तीन बंध के साथ जुड़ा है तो भी हम क्या बोलेंगे, उसको असंतृप्त है। जिसको हम क्या, इसको हम क्या बोल देंगे आगे चल के, एल्केन बोलते हैं ना, इसको हम एल्कीन बोलेंगे और इसको हम क्या बोलेंगे, एल्काइन बोलेंगे। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन लिखना कि वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और कार्बन एकल बंध द्वारा जुड़े रहते हैं, उसको हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब इस असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को ही हम क्या बोलते हैं, एल्केन बोलते हैं। इसको हम एल्केन बोलते हैं। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में ही डबल बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, एल्काइन बोलते हैं। समझ पा रहे हो? तो मतलब समझ गया ना कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एलिफैटिक, दूसरा क्या होता है, एरोमेटिक। एलिफैटिक का मतलब क्या, कार्बन की खुली श्रृंखला, और एरोमेटिक का मतलब क्या, कार्बन की बंद श्रृंखला। ओके, और जो एलिफैटिक होते हैं वो दो प्रकार, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के, एक होता है संतृप्त, दूसरा क्या होता है, असंतृप्त। जो संतृप्त वाला होता है इसी को हम एल्केन बोलते हैं, और जो असंतृप्त होता है इसी में एल्कीन होता है, दूसरा क्या होता है, एल्काइन होता है। अब हम एल्कीन और एल्काइन के बारे में पढ़ने वाले हैं अच्छे से। देखो पहले हम पढ़ते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन हम कह सकते हैं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन और कार्बन एक दूसरे से सिंगल एकल बंध के साथ जुड़े रहते हैं, एकल बंध की खुली श्रृंखला होती है। वे हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के यौगिक एकल बंध के साथ के साथ खुली श्रृंखला में होते हैं, खुली श्रृंखला में होते हैं। क्या कहलाते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं ना, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। समझ पा रहे हो ना जी। देखो हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है कि वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के यौगिक एकल बंध के साथ मतलब सिंगल बॉन्ड के साथ खुली श्रृंखला में होते हैं और संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। क्या हुआ, सही है, ओके। तो वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन के यौगिक एकल बंध के साथ खुली श्रृंखला में होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। और इस संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एक, अच्छा हाँ लिखे तो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में ही हम क्या बोलते हैं, इसी को हम एल्केन बोलते हैं ना। अब एल्केन जिसे हम ALKANE एल्केन बोलते हैं। ओके, तो इसमें सर्वप्रथम सबसे पहला यौगिक क्या होता है, एक कार्बन से कितना हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन ना। तो नाम क्या हो जाएगा, इसको CH4 बोलते हैं ना जी, नाम क्या हो जाएगा इसका, मेथेन हो जाएगा ना। देखो वो टेबल याद है ना, टेबल हम क्या लिखवाए थे, ये मिटा देता ना, सब कंप्लीट हो गया। देखो इसमें पहला क्या होता है, मेथ होता है, पहले वाले को हम क्या बोलते हैं, मेथ बोलते हैं। दूसरे वाले को एथ, तीसरा क्या होता है, प्रोप, फोर्थ क्या होता है, ब्यूट, 5 क्या होता है, पेंट, 6 क्या होता है, हेक्स, 7 क्या होता है, हेप्ट, 8 क्या होता है, ऑक्ट, 9 क्या होता है, नन, और 10 क्या होता है, डेक, 11 होता है अनडेक, 12 क्या होता है, डू डेक। और अगर मान लो 13 भी लिखें तो क्या लिखेंगे, ट्राइडेक लिखेंगे ना, ऐसे आगे हम बढ़ते रहेंगे जो भी रहेगा। तो अगर हम बात करें एल्केन की, तो
इसमें और पहले लिख लेते हैं। तो एल्केन का पहली बात बताओ मुझे, सामान्य सूत्र क्या होता है इनका? इनका सामान्य सूत्र, इनका सामान्य सूत्र होता है CnH2n प्लस 2, CnH2n प्लस 2 इनका सामान्य सूत्र है। बाकी इनमें अच्छा देखो, एक होता ना जो हम बोलते नहीं उपसर्ग और प्रत्यय बोलते थे, तो जो इसमें जो उपसर्ग के तौर पर आता है, जो उपसर्ग के तौर पर आता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम पूर्व लग्न बोलते हैं। पूर्व लग्न मतलब पहले लगेगा। और जो प्रत्यय होता है वो किसकी तरह काम करता है? अनुलग्न बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? अनुलग्न। अनु मतलब जैसे नहीं होता अनुसरण करना, मतलब पीछे पीछे उनके आना ना, तो उसी तरह से अनुलग्न है मतलब पीछे लगना, और पूर्व लग्न मतलब क्या? पहले लगना। पूर्व मतलब पहले है और अनु मतलब क्या है? बाद में, पीछे। तो इसमें जो अच्छा पूर्व लग्न होता है कि अनुलग्न होता है? अनुलग्न कहेंगे ना तब, बोलो। इसमें जो अनुलग्न है वो इसमें क्या होता है? एन होता है ना। जो प्रत्यय के फॉर्म में होता है वो एन ही तो होता है जी। ओके, अब प्रथम एल्केन अगर हम बात करें तो पहला सबसे प्रथम एल्केन क्या होता है? सबसे प्रथम एल्केन, प्रथम एल्केन हमारे पास क्या होता है? मेथेन होता है ना, जिसमें एक कार्बन से कितने हाइड्रोजन? 4 हाइड्रोजन। देखो सबकी संयोजकता कंप्लीट है ना, तो इसको भी हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं CH4। नाम क्या रहेगा इसका? देखो एक कार्बन है तो मेथ होगा, और इसमें सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो नाम क्या होगा? मेथेन होगा ना ये। ओके, अब दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है एथेन। देखो एक कार्बन 2 कार्बन, और इन 2 कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? देखो 6। अगर देखो तो ये इसके सूत्र को सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं? अच्छा CnH2n प्लस 2 लिखे हैं, जहां n क्या होता है जी? जहां n क्या होता है? कार्बन परमाणु की संख्या होती है ना। जहां n क्या होता है? कार्बन परमाणु की संख्या। क्या हुआ? किसको नींद लग रहा है? अरे यार देखो इसमें केमिस्ट्री वो खास इंटरेस्टिंग टॉपिक है नहीं कि क्या ही बताएं। तो अब नींद तो में भी हो सकता है, लेकिन इतना भी आपको नींद नहीं आनी चाहिए कि दिक्कत हो रहा है। अभी कितना टाइम हुआ है तुमको नींद आ रही है यार? अभी तो 7 बजा है। हाँ, और किसको नींद आ रही है? हाँ हाँ, देखो सूत्र होता है CnH2n प्लस 2। अब थोड़ा आसान पढ़ाएंगे तब तुमको नींद नहीं आएगी। देखो सूत्र क्या है? CnH2n प्लस 2, जहां n क्या है बताओ? कार्बन परमाणु की संख्या। तो यहाँ हम जो CH4 लिख रहे हैं, तो यहाँ इसमें कितना कार्बन है? एक कार्बन है ना। तो एक कार्बन है तो देखो एक, तो n का मान 1 है, तो 2 कार्बन 2 और 2 कितना हो गया? 4। तो CH4 नाम क्या हो गया? मेथेन। ओके, इसका नाम क्या? देखो इसको अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? देखो कार्बन कितने हैं? 2 है ना, और हाइड्रोजन कितने हैं? तो राम 2 3 4 5 6। तो क्या लिखेंगे? C2H6। देखो इससे मैच कर रहा कि नहीं कर रहा? 2 2 दूनी 4 2 6, 2 दूनी 4 2 6, सही है ना। तो इसमें कितने कार्बन है? 2। नाम क्या होगा? एथ। और एन, तो नाम क्या होगा? एथेन। इस तरह से इसका नाम होता है। उसके बाद अगला है 3 कार्बन वाला। तो 3, ऐसे एक माली था। माली जानते हो? माली गया पुष्प तोड़ने, फूल तोड़ने। फूल से खुशबू आ रही थी, वो रियल वाली खुशबू नहीं महक आ रही थी। तो फूल ने कहा कि मत छेड़ो मुझे, खुशबू है। नहीं, ऐसे क्या बोली थी कि मत छेड़ो मुझे, नाम खुशबू है, बिखर जाऊंगी। ऐसे नहीं समझे? नहीं समझे?
नहीं समझे, चलो समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो अच्छी बात है। आगे फिर देखो, इसमें राम 2 3 कितने कार्बन, तो C3 लिखेंगे ना, और 1 2 3 2 5 2 7 1 8, तो H8, 3 दूना 6 2 8, देखो मैच कर रहा है ना, तो नाम क्या होगा इसमें, कितने कार्बन है, 3, प्रोप 3 से है तो प्रोप, और नाम आगे क्या लगाएंगे पीछे एन, तो नाम क्या रहेगा, प्रोपेन हो जाएगा इनका नाम। ओके, आगे जितने भी आप बनाना चाहो तो बना सकते हैं आगे हम, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर हम कार्बन है बनाते जाएं बनाते जाएं बनाते जाएं, इसको शॉर्टकट में ऐसे लिखेंगे आप तो समझ जाओगे। इसको ऐसे लिखते हैं डायरेक्टली, CH3 CH2 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 CH3। देखो सबकी संयोजकता कंप्लीट है, देखो कार्बन 1 2 यहाँ पर है ही, और 2 हाइड्रोजन अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, C4 हो जाएगा ना, मतलब सबकी संयोजकता कंप्लीट है। तो 1 2 3 4 5 6 कहाँ 7, नींद में हो, फ्लो फ्लो आगे बढ़ गए तुम। 1 2 3 4 5 6, अच्छा 7 कंप्लीट कर दिए थे, वो लिरिक को कंप्लीट कर रहे थे तो नहीं भाई, कितने कार्बन है 6, तो C6 होगा। तो अच्छा हाइड्रोजन को बिना काउंट किए बता दो कितना होगा, बिना गिने बताओ कितना हाइड्रोजन होगा। देखो 6 6 दूनी 12 12 दूनी 14, तो C14 होगा ना, काउंट कर लो भाई, 3 2 5 2 7 2 9 2 11 3 14, तो 6 कार्बन नाम क्या होगा, हेक्स HEX, और ई लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, हेक्सेन। समझ पा रहे हैं आप, इसका नाम हो गया हेक्सेन, ये इसका IPSC नाम होता है सर, सिंपल नाम है। अभी IPSC को आगे बताएंगे, बस यहाँ समझ लो तो अच्छी बात है। तो एल्केन के बारे में समझ गए ना, इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, जहां n क्या होता है, कार्बन परमाणुओं की संख्या, और अनुलग्न में क्या लगाते हैं, n लगाते हैं, याद रहेगा। अब आगे हम किसके बारे में पढ़ेंगे, असंतृप्त के बारे में पढ़ेंगे ना। तो इसमें असंतृप्त में क्या है, बोलो भाई, असंतृप्त में दोनों होते हैं ना जी, एल्कीन और एल्काइन दोनों होते हैं। देखो असंतृप्त, असंतृप्त हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एक डबल बॉन्ड वाला आता है ना, तो जब कार्बन और कार्बन दो बंध के साथ द्विबंध के साथ जुड़े रहते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, एल्कीन बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, एल्कीन, एल्कीन बोलते हैं, एल्कीन, ALKENE, एल्कीन। तो एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, बोलो इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n, जहां n क्या है, किसकी संख्या, कार्बन परमाणुओं की संख्या, कार्बन परमाणुओं की संख्या, संख्या की संख्या, संख्या। ओके, और इसका अगर हम बात करें, इसमें भी हम अनुलग्न क्या लगाते हैं, इसमें हम जैसे उसमें एन लगाते थे एल्कीन, तो इन लगाएंगे, ENE लगाएंगे, एल्कीन लगाते हैं। तो अब बताओ डबल बॉन्ड क्या सिंगल कार्बन से डबल बॉन्ड बन सकता है क्या, जैसे उसमें एक ही कार्बन से मेथेन बन गया था ना, इसमें क्या एक ही कार्बन से एल्कीन बन सकता है, नहीं भाई, क्यों नहीं बनेगा, देख लो कहाँ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन तुम डबल थोड़ी जोड़ोगे, हाइड्रोजन तो सिंगल बॉन्ड ही बनाते हैं ना, एकल बंध ही बनाते हैं, क्योंकि इनको 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए,
तो अब दो इलेक्ट्रॉन तुम दो बंध कैसे बना पाओगे, नहीं बना पाओगे ना। तो कहीं न कहीं मीथेन सिंगल कार्बन से संभव नहीं है। इसके हम लगाते हैं डबल कार्बन, यानी कि पहला क्या होता है C2H4 हो जाएगा। सोच पा रहे हो, देख लो ऐसे। या फिर कार्बन कार्बन के बीच कितना बंद, डबल बंद, और दो बाकी बचे तो उसको हम किससे जोड़ देंगे, तभी तो हाइड्रोकार्बन बनेंगे ना। तो इनका सूत्र क्या बन जाएगा C, देखो, या फिर इसको और तरीके से इसको लिखते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2। बात वही है ना, देख लो बात वही है। इसको और तरीके से लिखते हैं, एकदम छोटा कर लेते हैं। इसको एकदम छोटा करने के लिए C2H4 कर लेते हैं। बोलो इस सूत्र से मैच कर रहा है ना, देखो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। नाम कितने कार्बन है, 2 कार्बन, तो नाम क्या होगा एथ। और डबल बॉन्ड है ना, तो क्या लगाओगे एथीन लगाओगे। अच्छा, ये डबल बॉन्ड सिर्फ एक ही होना चाहिए, दो से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बस एक ही बार कहीं ना कहीं किसी एक श्रृंखला में कार्बन कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड मिल गया तो समझ जाओ कि वो एल्कीन बना रहा है। कुछ जरूरी नहीं कि हर कई बार उसमें डबल बॉन्ड आते रहे। अगर कई बार आएंगे तो वो जान लो कि एल्कीन, मतलब एल्कीन रहेगा लेकिन उसका नाम अलग तरीके से लिखा रहेगा। समझ पा रहे हैं आप, नहीं समझ पा रहे हैं? अगला देखो, हम बना रहे हैं एक कार्बन, 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। तो इसकी संयोजकता सिर्फ 2 ही बची है ना, देखो 2 कंप्लीट, इसका 1, इसका 2, 3। तो जो बचे सबको हम किससे जोड़ देंगे, हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन से सबको जोड़ देंगे। इसको और शॉर्टकट में कैसे लिखेंगे, और शॉर्टकट में लिखेंगे, बोलो कैसे, CH2, बोलो डबल बॉन्ड CH, बॉन्ड CH2 और बॉन्ड CH3। इसमें कुल कितने कार्बन हैं, 4 कार्बन है। बताओ 8 हाइड्रोजन होंगे ना, बिना गिने बताओ, इसी सूत्र से मैच करेगा ना। 4 दूनी 8, कितने कार्बन है, 4 कार्बन। नाम क्या होगा, प्रोप ब्यूट, ब्यूट नाम होगा। और लास्ट में इन लगाएंगे, क्यों इन लगाएंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड है तो हम क्या लगाएंगे इन। नाम क्या हो गया, ब्यूटीन हो गया। नाम क्या है इसका, ब्यूटीन। ओके, और फिर आगे वाला देखते हैं इसमें। एक कार्बन, ये सब बॉन्ड सिंगल बंद बना रहे हैं ना, इसे ये थोड़ा छोटा बन जा रहा तो उसमें आपत्ति नहीं। बताओ कितने कार्बन कुल, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन। तो क्या लिखेंगे, C8 लिखेंगे ना, 8 कार्बन C8 लिखेंगे। और कितने हाइड्रोजन होंगे सोच चलो जरा, 8 दूनी 16 हो जाएंगे ना। भाई साहब कितना समय पे आ रहे हैं बताइए, हमें पढ़ाते हुए लगभग 1.5 घंटा हो गया होगा। 6 बजे कहा गया था ना, तुम कल नहीं आए थे, शाम में भी नहीं आए थे, तुम भी डरते हो। 2-4 दिन जो भी पढ़ना है यार, थोड़ा रेगुलर आया करो सुबह शाम, उसमें भी गैपिंग मार दे रहे हो तो कैसे समझ में आएगा। अब देखो ये जितना पढ़ा है सब हवा हवा लगेगा मेरे ख्याल से। देखो 8 कार्बन 16 हाइड्रोजन ना, तो इससे मैच कर रहा है। तो नाम क्या होगा इसका, 8 कार्बन तो क्या होगा, ऑक्ट, ऑक्टेन होगा क्या ऑक्टीन होगा। तब बालको तुम लोग गलत बता रहे हो, कौन बोला है, इसको मजा ले, एक बार सो गया तो नींद है, आंख है लग गई तो क्या हुआ, क्यों आपसे क्या नाम, अजय, सही बात है ना। तुम यार सीरियस काफी लग रहे हो, क्यों सीरियस लग रहे हो, मुस्कुराओ जरा। हाँ तो मिटा दिया जाए, ऐसे जितना भी रहेगा सब लिख लोगे ना। ओके, तो एल्कीन से मिलाते हैं। फिर इसी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या आते हैं, ट्रिपल बॉन्ड भी आते हैं ना, मतलब जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच कितने बंध होते हैं, 3 बंध होते हैं। थ्री बंध
3 की स्पेलिंग क्या होती बताइए जरा। THREE। हाँ, बालिकाएं गलत बता रही है। तो अजय क्यों सही कहा? तुमको सही तो अजय गलत बोली ना, ये सब अजय बोल रहा है, हम अजय से पूछ रहे हैं। ओ एल्काइन, बालिका बोले एल्काइन की स्पेलिंग क्या होती है? INE है। अब से एक गलती, अजय तुरंत गलती पकड़ लिया, तुम गलत बोल रहे थे। सामान्य सूत्र क्या होता है इसका? सामान्य सूत्र CnH2n माइनस ट्रू, CnH2n माइनस ट्रू, ट्रू बोलते हैं। CnH2n माइनस ट्रू, ट्रू सामान्य सूत्र। और क्या होता है जी? एक अनुलग्न होता है ना। बोलो बालकों, अनुलग्न क्या है इसमें? YNE। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? आइन बोलते हैं। मान लो डिक है तो क्या होगा? डिकाइन। पंडित हो गए तो पंडिताइन, सेठ हो गया सेठाइन। सब देखो IPC नाम में है वो सब। एग्जाम्पल लिखना शुरू करते हैं। हाँ तो बताओ एक और चीज जी, इसमें हमने लिखना बार बार भूल जा रहे थे। इसमें कार्बन कार्बन के बीच कितना बंद होना चाहिए? ट्रिपल बंद होना चाहिए ना, 3 बंद होना चाहिए। तो कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बंद, तो क्या बताओ एक कार्बन में संभव है? नहीं, इसके लिए 2 कार्बन होना जरूरी है ना। तो ये कहाँ से शुरू होंगे? देखो पहले ही शुरू होंगे, एग्जाम्पल देखते हैं। ये शुरू होंगे 1 कार्बन 2 कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, इसमें एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे CH डबल ट्रिपल बॉन्ड CH लिख सकते हैं ना। तो कितने कार्बन? 2 कार्बन, तो हो गया एथ। बोलो एथ हो गया ना। तो अब अगर एथ है तो नाम क्या हो जाएगा? एथाइन। क्या नाम हो गया? एथाइन। ओके। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में, और ये क्या बोल रहे हैं हम, एक और यहाँ पर ऐसे हैं, तो देखो ये भी तो ट्रिपल बॉन्ड है कि नहीं है? तो कितने कार्बन है कुल? 3। हाइड्रोजन कितने हैं? 4। देखो सूत्र से मैच कर रहा है ना जी। 3 दूना 6, 6 में से 2 जाएगा 4। तो कितने कार्बन? 3 कार्बन। नाम क्या होगा? प्रोप। तो PROP और YNE, नाम क्या हो गया? प्रोपाइन। ओके। और अगर 1 कार्बन 2 कार्बन, अच्छा बालिकाओं बताओ, हमने यहां पर हाइड्रोजन क्यों नहीं जोड़ा है? तुम्हारा ध्यान कहाँ है? तुम भी सो रही हो। यहाँ हमने हाइड्रोजन क्यों नहीं जोड़ा है बताओ? हाँ काउ कंप्लीट हो गया, बताइए क्या कंप्लीट हुआ बताइए? नहीं अष्टक कंप्लीट हुआ है। अच्छा इसी वजह से नहीं। बोलो क्यों यहाँ पर हमने कार्बन हाइड्रोजन नहीं जोड़ा है? किसकी? कार्बन के। हाँ कार्बन की 4 संयोजकता पूरी हो चुकी है, तो 5 थोड़ी लगाएंगे उसमें, इसी वजह से हमने बस। कितने कार्बन? 1 2 3 4 5, तो C5H डायरेक्टली बोलो कितना? 5 दूना 10, 10 में से 2 जाएगा 8, 3 2 5 5। ओ भाई यहाँ 2 रहेगा ना जी, देख लो CH2, 3 2 5 2 7 7 1 8, तो कितने कार्बन? 5। नाम क्या होगा? पेंट। और 8 कार्बन की वजह से नहीं, आइन आइन 8 की वजह से पेंट लिखा गया। नहीं कहाँ लिख रहे हैं? हाँ 5 की वजह से पेंट लिखा गया, और ट्रिपल बॉन्ड की वजह से आइन। नाम क्या हो गया? पेंटाइन हो गया। इस तरह से भी खत्म हो जाएगा ना, संतृप्त और असंतृप्त वाला मिटा दिया जाए।
अब हम इन तीनों को मिलाकर पढ़ते हैं कुछ। अच्छा, अभी हमने एलिफैटिक पढ़ रहे थे ना, याद है? आगे क्या पढ़ना है? एरोमेटिक पढ़ना है ना, बोलो। एरोमेटिक। अब तीनों को मिला के एक साथ लिखते हैं। पहले उसको भी हम लिख पढ़ लेते ना, तब इस समझ में आएगा। लेकिन एक देखो, अच्छा एलिफैटिक में दोनों आएंगे ना, एलिफैटिक में संतृप्त और असंतृप्त दोनों आएगा ना, तो यहां लिख लेते हैं एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। इतनी विचित्र आवाज कहां से आ रही है? किसकी बॉडी पर घन गिर रहा है? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। और ये क्या होता है? एरोमेटिक। एरोमेटिक। नींद में है आप, लग रहा है। कौन? आप ही। देखो एक और चीज थोड़ा बताते हैं। हाइड्रोजन बार बार लिखा जा रहा है, मतलब हम भी नींद में हैं। बोलिए। एक बार ऐसा हुआ था कि हम नींद, इतना ज्यादा नींद लग रही थी ना, अजीब अजीब व गरीब नींद। यहाँ लिख रहे थे, यहाँ से लिखते लिखते फिर यहाँ आते थे, भूल जाते थे क्या लिखे हम। यहाँ ऐसे लिख रहे थे 2+2 लिख रहे थे ना, तो 2+2 ऐसे लिख रहे थे, ऐसे एग्जाम्पल 2+2 = 4। फिर यहाँ लिख रहे थे कि वहां क्या लिखे थे? 3+3 = 6। भूल जा रहे थे क्या लिख रहे थे, इतना ज्यादा नींद आ रही थी। मतलब वहां से यहाँ तक आ जाते एकदम सपने में डूबे थे। अरे वो वाला सपना नहीं जो तुम लोग सोच रहे हो, वो वाला सपना जो सोने के बाद आता है। तो एलिफैटिक और एरोमेटिक। देखो इसमें अगर हम बात करें तो 2-3 एग्जाम्पल लिखते हैं। 1 2 3 4 5। थोड़ा सा ईमानदारी से इसमें समय में हाइड्रोजन जोड़ देंगे तभी तो हाइड्रोकार्बन बनेगा ना। नाम क्या होगा बताओ अजय, तुम बताओगे। कितने कार्बन है टोटल? कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। हाँ 5 कार्बन है। हाइड्रोजन बिना देखे बता दोगे? 5 दूना 10, 2 12। नाम क्या होगा बताओ जरा इसका। इसका नाम क्या होगा? पेंट। आगे भी तो बोलो यार। एन इन आइन क्या लगाओगे? देखो फुसुक फुसुक बता रहे हैं। पेंटेन होगा ना यार, जब सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन लगाओगे ना, तो पेंटेन हो गया। अच्छा इसको देखो ना, इसको हम कभी कभी नॉर्मल पेंटेन भी बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, यन पेंटेन बोलते हैं। क्यों यन पेंटेन हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बिल्कुल सीधा है, सामान्य पेंटेन है। इसमें कहीं चैन नहीं है। चैन मतलब ये कि कहीं ऐसे वृत्त क्या कहते हैं जी, ऐसे बंद आकृति नहीं बना रहा है। ये सिंपल ऐसे एक पेंटेन सीधा सीधा बना हुआ है ना, इसको हम पेंटेन बोलते हैं। और बाकी देखो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जो एक बंद श्रृंखला बनाते हैं। जो कैसी श्रृंखला बनाते हैं? हाँ वे हाइड्रोकार्बन जो बंद श्रृंखला बनाते हैं, बस यही याद रखना। जो बंद श्रृंखला, हाँ बंद श्रृंखला बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। देखो जैसे कि 1 2 3 4 5। कितने कार्बन? 5 कार्बन। इसमें 2 संयोजकता पूरी कर देते हैं हम, एक हाइड्रोजन 2 संयोजकता पूरी कर देते हैं हाइड्रोजन 2 संयोजकता पूरी है हाइड्रोजन से। 2 संयोजकता कंप्लीट है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन से। इसमें भी 5 कार्बन है। इसका भी सूत्र क्या बनेगा बोलो? कितने हैं? कितने? 1 2 3 4 5 हो गए, और 2 4 6 8 10। H कितना हो गया? 10 हो गया। इसमें देखो, इसमें ये अगर अच्छा देखो, अगर कैसे C5H10 लिखा रहा है तो कहीं तुम्हारे दिमाग में वो वाला चल रहा होगा ना कि कहीं देखो डबल बॉन्ड वाला है। सोच पा रहे हो?
डबल बॉन्ड वाला। लेकिन ये सिंगल बॉन्ड देखो हमें दिख तो रहा सिंगल बॉन्ड है ना, लेकिन ये वृत्त में है, मतलब इसके अंदर ये बंद आकृति बना रहा है, इसी वजह से इसका नाम हो जाता है ना साइक्लोपेंटेन, CYCLO, साइक्लोपेंटेन। क्या नाम होता है? साइक्लोपेंटेन, बस ये लिखते हैं। और इसको हम क्या लिखते हैं? नॉर्मल पेंटेन। तो नॉर्मल पेंटेन का मतलब कि क्या सीधे सीधे पेंटेन बना हुआ है, और इसमें देखो 5 कार्बन है, लेकिन ये वृत्त एक बंद आकृति बना ली है ना, इसी वजह से नाम क्या हो गया? साइक्लोपेंटेन। अब साइक्लो को आप हिंदी में भी लिख सकते हो ऐसे, साइक्लो पेंटेन। क्या लिखोगे? साइक्लोपेंटेन। समझ पा रहे हो? तो अगर सुनो, अगर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, मतलब अगर ऐसे कोई बंद श्रृंखला बनी है, तो समझ जाओ कि उसके आगे क्या लिखोगे? साइक्लो लिखना जरूरी है, ठीक है ना? साइक्लो लिखना जरूरी है। अगर वो नॉर्मल है तो क्या लिखोगे? एन पेंटेन लिखोगे। समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो? 1 2 3 4 5 6 7 2 1। तो सब जगह हाइड्रोजन जोड़ेंगे ना। कितने कार्बन है कुल टोटल मिला करके? 8, तो C8 होगा। और 8 दूना 16 17 18 हाइड्रोजन होंगे ना, तो ऑक्ट हो गया। नाम क्या हो गया? ऑक्ट और एन, तो ऑक्टेन। लेकिन ये सीधा सीधा है ना, तो क्या लिखेंगे? एन ऑक्टेन, मतलब नॉर्मल सीधा ऑक्टेन बना हुआ है। और यहाँ पर अगर ऐसे लिखा रहा है तो क्या बोलेंगे? अगर मान लो कि 8 कार्बनों की एक श्रृंखला बनी है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल, उसको क्या बोलेंगे? साइक्लो ऑक्टेन बोलेंगे ना। मतलब ये समझो कि अगर श्रृंखला बंद श्रृंखला बनी है, तो उसका हम क्या लगा देंगे? साइक्लो लगा देते हैं। उसमें हम पूर्व लग्न में क्या लगाते हैं? इसमें ऐसे याद रख लो, इसमें हम पूर्व लग्न में क्या लगाते हैं? पूर्व लग्न में हम साइक्लो लगाते हैं, CYCLO, साइक्लो लगाते हैं, ठीक। बाकी आगे जो उसका नाम रहेगा वो नाम लिख लेंगे। अगर पेंटेन है तो पेंटेन है, हेक्स है तो हेक्सेन, ऑक्ट है तो ऑक्टे लिखेंगे। समझ पा रहे हैं? मिला दे रहे हैं? कुछ हम बनाते हैं इसका, तुम लोग नाम लिखकर दिखाओगे। अच्छा इस बार देखो, एल्कीन और एल्कीन में तो कोई दिक्कत नहीं है ना सामान्य वाले में? बोलो, हम एल्कीन की बात करते हैं, एल्कीन में थोड़ा सा और देखते हैं। अच्छा पहले एक IPSC नाम देख लेते हैं। IPSC उसी को बोलते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर, IUPAC नॉमेनक्लेचर। लड़कियां जो बालों में लगाती है उसको क्लेचर बोलते हैं ना? क्लेचर नहीं उसका नाम होता है, नहीं चुट-पुट वाला होता है तो क्लेचर कहते हैं। क्लेचर नहीं, क्लस्टर होता है। क्या होता है? क्लस्टर। क्लस्टर मतलब इकट्ठा करने वाला। तो बालों को इकट्ठा करने के लिए हम क्या करते हैं? क्लेचर नहीं, क्लस्टर लगाते हैं, उसका नाम क्लस्टर होता है, लेकिन क्लेचर लिखते हैं। तो IPSC नॉमेनक्लेचर देखो, ये इसलिए बनाया गया कि जब कार्बन के यौगिक ज्यादा मिलना शुरू हो गया ना, तो अब जैसे मान लो कोई वैज्ञानिक है इंडिया का, कोई वैज्ञानिक है वहाँ अमेरिका का, कोई वैज्ञानिक है इंग्लैंड का, अलग अलग देशों के वैज्ञानिक है। तो अब मान लो कि कुछ यौगिक हम खोज लिए, कुछ यौगिक तुम खोज लिए, कुछ यौगिक तुम खोज लिए, तो अलग अलग देश के लोग अलग अलग यौगिक खोज रहे हैं, तो हम यहाँ खोजेंगे तो अपना नाम रखेंगे ना, और वही यौगिक तो वहाँ भी काम करेगा, तो वहाँ के लोग कुछ और नाम से पुकारेंगे। तो इस चीज़ को कन्फर्म करने के लिए सभी देशों ने मिलकर के एक मीटिंग बनाई, और ये मीटिंग ऑस्ट्रेलिया में होल्ड की गई थी, जिसमें कहा गया कि हम लोग एक नियम बनाते हैं, उस नियम के तहत हम लोग सभी कार्बनिक यौगिकों का नाम रखेंगे। अब ऐसा नहीं मान लो कि एक आम है तो आम को हम ले आम को हम लोग यहाँ पर क्या आम कहते हैं और वहाँ के लोग मैंगो कहते हैं, तो एक का चीज का दो ही नाम हो गया। तो इसी तरह से कार्बनिक यौगिकों में ऐसा ना हो जाए कि एक ही चीज के दो नाम हो जाए, तो वैज्ञानिकों को समझने में दिक्कत हो जाएगी। तो इसी वजह से ही ऐसा, मतलब जैसे जो गणित उड़ित नहीं होता है, तो हम लोग यहाँ अपनी भाषा अपनी लैंग्वेज में पढ़ रहे हो तो अपनी लैंग्वेज में पढ़ेंगे, लॉजिक वही है। तो इसी तरह से रसायन विज्ञान में भी ऐसा ना हो जाए, क्योंकि लाखों यौगिक हैं, तो कुछ यौगिक हम यहाँ लिख रहे हैं तो हम अपने नाम दे दे रहे हैं, तुम वहाँ अपना नाम दे दोगे, तो दोनों नाम अलग अलग हो जाएंगे। तो हम अगर मान लो कि यहाँ का वैज्ञानिक वहाँ जाकर पढ़ने के लिए, तो वहाँ तो अलग नाम होगा, यहाँ अलग नाम होगा, तो दिक्कत हो जाएगी।
इसी वजह से सभी वैज्ञानिकों ने एक संस्था बुलाई। उस संस्था में ये कहा कि हम सभी लोग मिल करके एक संस्था बनाते हैं, आईपीएससी संस्था। अब उस आईपीएससी संस्था में सभी यौगिकों का नाम लिखा जाएगा। तो वो आईपीएससी संस्था बताएगी कि हमें यौगिकों का नाम कैसे लिखना है, यौगिकों का नाम हमें कैसे लिखना है। तो अब ये आईपीएससी संस्था है क्या, देखो आई मतलब क्या है, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल, यू मतलब क्या है, यूनियन, इंटरनेशनल यूनियन, और ऐसे नहीं लिखते, ऐसे लिखते हैं एक साथ। देखो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल, इंटरनेशनल यूनियन, यूनियन ऑफ प्योर एंड, प्योर मतलब समझ रहे हो ना, शुद्ध, एंड अप्लाइड, अप्लाइड केमिस्ट्री। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं शुद्ध एवं अनुप्रयुक्त, अनुप्रयुक्त रसायन विज्ञान का, रसायन विज्ञान का अंतरराष्ट्रीय संघ, अंतरराष्ट्रीय संघ, इसे हम बोलते हैं शुद्ध एवं अनुप्रयुक्त रसायन विज्ञान का अंतरराष्ट्रीय संघ। इस आईपीएससी संस्था में हम क्या करते हैं, कार्बनिक यौगिकों का नाम लिखते हैं। क्या करते हैं, कार्बनिक यौगिकों का नाम लिखते हैं। तो जिसमें हम एल्कीन, एल्काइन, एल्कीन और एल्काइन के कुछ नाम यहाँ बताएंगे, बाकी जब हम वो क्रियात्मक समूह पढ़ लेंगे यानी कि फंक्शनल ग्रुप, तब हम अलग अलग चीज़ों का नाम रखना शुरू करेंगे। तो पहले हम एल्कीन के बारे में देखते हैं। हमने अब तक देखा है कि अगर एल्कीन हमेशा कहाँ होता है, स्टार्टिंग में होता है ना, मतलब डबल बॉन्ड कहाँ होते हैं, स्टार्टिंग में होता है ना जी एल्कीन। जैसे अब तक हमने यही तो पढ़ा है कि डबल बॉन्ड शुरुआती में होते हैं। इसका नाम हम आसानी से लिख लेते हैं ना, इसका नाम बोलो क्या होगा, कोई बोलो जल्दी से, कितने कार्बन है, तो नाम क्या होगा, ब्यूटीन होगा ना। इतना टाइम क्यों लगा रहे हो भाई, ब्यूटीन होगा ना। ये तो सिंपल है क्योंकि डबल बॉन्ड किनारे पर है। अगर यही डबल बॉन्ड कहीं बीच में आ गया तो क्या करेंगे हम। आईपीएससी नाम क्या बहुत रूल है, ठीक है ना, वो 11 में बहुत भर भर के रूल आते हैं, लेकिन हमें वहां तक तो नहीं पढ़ना, तो इस वजह से हम नियम लिखवा नहीं रहे, नियम को तुमको हम बता दे रहे हैं। तो अगर मान लो यही डबल बॉन्ड बीच में आ गया, देखो बीच में आ गया ना, तो इसका नाम अब कैसे लिखेंगे हम, पहले हाइड्रोजन सब जगह हम जोड़ देंगे ना ऐसे। अगर ऐसी एक संरचना आ गई और इसका हमें क्या करना है, नाम लिखना है। तो अब ये चेक करो कि डबल बॉन्ड किधर से गिनना आसान है, जल्दी मिलेगा, दोनों तरफ से ना। तो अब चाहे दाहिने से क्यों नहीं होगा, नहीं होगा, 1 2 3 भाई सब इधर से आसान है ना जी। हाँ 1 2 3 4 5, नहीं बालिकाएं बोले थी इधर से, हमने इधर से सुना है, तुम लोग इधर से बोले हो। 1 2 3 1 2, देखो इधर तीसरे पर मिला, इधर दूसरे में मिल जा रहा है ना। तो अब जितने पर है, तो अब बताओ कितने हैं टोटल, 5 है। तो इसको लिखते हैं, इसका नाम लिखते हैं पेंटीन। और कितने पर डबल बॉन्ड है, 2 पे, तो पेंटीन 2 बोलते हैं। या फिर इसको हम लिखते हैं पेंट, मतलब 5 कार्बन है और डैश लगाओ 2, फिर डैश लगाओ इन। तो पेंट है 2 पर क्या है, इन है, तो नाम होगा पेंट 2 इन या फिर पेंटीन 2। ये दोनों नाम लिख सकते हैं, समझ रहे हो। अगर कहीं गलती से ऐसा हो जाए, कैसा हो जाए, नाम डबल हो जाए, तो क्या करेंगे, लेके हरि का नाम शुरू कर देंगे। समझता सही है ना, क्या डिस्टर्ब तो नहीं है, बोलो। अब बताओ कैसे नाम लिखेंगे, किधर से पढ़ना आसान होगा, बोलो, लेफ्ट या राइट। इस बार पहले कंफर्म कर लो, इधर मतलब बाएं से, उधर से नहीं कर सकते हैं, समझे नहीं पा रहे, बालकों किधर से करेंगे,
4 इधर से करेंगे ना। हाँ 1 2 3 4 5 6 7, बस हार्ड रनिंग में इस बार हम तो फिर कोई पूरा कर देगा। वाह कितना अच्छा गिनती हमको आता है। 1 2 3 4 5 6, तो कितने कार, अच्छा देखो 2 और 5 पर क्या है, नहीं 2 और 4 पर क्या है, डबल बॉन्ड है ना, तो लिखेंगे हेक्स मतलब क्या, 6 कार्बन, तो हेक्स डैश 2, 4 डैश डाईइन, डाई मतलब क्या, 2 बार इन है, इसे डाइन बोलते हैं, डाइन डाइन, डाईइन है, ठीक है ना, डाईइन, तो 2, 4 डैश डाईइन याद रहेगा। 1 कार्बन 2 कार्बन, बोलो बालिकाओं, किधर से काउंट करना आसान होगा, जल्दी बोलो, तुम्हारे पास है 1 मिनट का टाइम, 1 मिनट का टाइम है, बोलो जहां से। उधर मतलब किधर, लेफ्ट या राइट, राइट साइड, लेकिन हमने सुना तो हमें बाएं साइड से चलना चाहिए। अच्छा 1 2 3 4, सही बात है ना, इधर से चलेंगे ना जी, क्योंकि इधर से सबसे पहले डबल बॉन्ड मिल जा रहा है, तो 1 2 3 4 5 6, वाह कितना अच्छा गिनती, हमको गिनती भूल गया लग रहा है। 5 6 7 हो जाता है, 1 2 3 4 5 6 7, ओके, तो कितने कार्बन है टोटल, 7, तो सेप्ट लिखेंगे ना, नहीं हेप्ट लिखते हैं, सेप्ट क्या होता है, कहीं यही नहीं, हेप्ट होता है जी, कोई बोला है मुझे हेप्ट सेप्ट, हम लिखें, हमारा दिमाग बोला है। देखो इस पर क्या है, 1 पर 3 5, अच्छा कहोगे सर यहाँ 6 पे भी तो लग रहा है, तो जिधर से शुरू हो, समझ रहे हो, 1 से आगे है ना, तो 1 से 3 और 5, तो लिखेंगे हेप्ट 1, 3, 5 डैश ट्राईइन, सोचो जरा, हाँ मोनोबाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा हेप्टा ऑक्टा नन डेका, ऐसा होता है, तो ट्राई अगर 4 है तो टेट्रा लिखेंगे ना, समझ पा रहे हो कैसे लिखना है ना, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, ये लिख लो, तो बनाओ ये वाला, ये 3 बना लो ताकि तुम्हें आदत बन जाएगी, हाँ ये 3 बना लो ऐसे, हाँ तीनों बना लो भाई, बना लो, उसके बाद हम 3 देंगे तुमको लगाने के लिए, देखते लगा पाते हो क्या नहीं।